हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जबरदस्त उलटफेर, फिलहाल शुरुआती खबर आपको बता दें, जबरदस्त उलटफेर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आशा ने कि यहां पर सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 24 पर लगातार जारी है। सबसे तेज नतीजे हैदराबाद के जो आ रहे हैं न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। पहली बार यहां बीजेपी का कमल खिलता दिखाई दे रहा है। जबरदस्त लीड हासिल कर ली है बीजेपी ने। अभी तक के रुझानों पर अगर आप नजर डालेंगे तो बीजेपी ने जोरदार बढ़त बना ली है। टीआरएस पीछे छूटती हुई नजर आ रही है और पहली बार ओबीसी के गढ़ में बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। और आपको यह भी बता दें, इस वक्त बीजेपी 72 सीटों पर आगे है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई पड़ रही है। यह किसी करिश्मे से बीजेपी के लिए कम नहीं है। सत्तारूढ़ टीआरएस की बात करें, 31 सीटों पर बहुत पीछे, फिलहाल 31 सीटों पर आगे चल रही है। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें, महज 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी ने। सबसे बड़ी बात ये, शुरुआती आकलन दरअसल यही कहता है कि जिस तरीके से यहां पर चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी, उसका सीधा सीधा फायदा होता नजर आ रहा है। जी हां, 2016 की अगर बात करें तो 2016 चुनाव में बीजेपी को महज 4 सीटें मिली थी और इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, आपने देखा भी था। लेकिन ओवैसी के गढ़ में पैर जमाने के लिए बीजेपी ने पहली बार किसी नगर निगम चुनाव में भी सारी ताकत लगाई, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ समेत सभी बड़े नेताओं ने प्रचार किया, जमीन पर उतरे और वहां पर रोड शो को अंजाम दिया। आज कौन बाजी मारेगा, इसकी तस्वीर दोपहर तक पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जहां ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव 150 वार्ड पर वोटिंग हुई थी। बीजेपी एआईएमआईएम के बीच ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में टीआरएस को 99 जबकि एआईएमआईएम को 44 और बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। 2 वार्डों पर सिमट गई थी कांग्रेस। ये पिछले बार का हाल आपको बता रहे हैं, यानी साल 2016 का। लेकिन इस बार जब खुद अमित शाह उतर गए, फायर ब्रांड बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ उतरे, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के यूथ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या लगभग 1 हफ्ते तक लगातार वही बने रहे। तो अभी जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक आपको बता दें, बीजेपी 73 सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। 32 पर टीआरएस से काफी पीछे, आधे से कम इसे आप कह सकते हैं। एआईएमआईएम 15 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई पड़ रही है, जबकि कांग्रेस, जी हां, एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस महज 1 सीट पर फिलहाल शुरुआती रुझान के हिसाब से आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अन्य के खाते में देखिए 0। अभी ये शुरुआती स्थिति, शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, न्यूज 24 की जो स्क्रीन है बहुत ध्यान से देखिएगा। उलटफेर तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा क्योंकि ये शुरुआती रुझान है, उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत लीड हासिल कर ली है। बीजेपी 72 सीट, एआईएमआईएम 13 और टीआरएस 31। आपको याद होगा कि 2016 में टीआरएस और एआईएमआईएम की बढ़त थी और बीजेपी महज 4 सीट ही हासिल कर पाई थी और इधर कांग्रेस 2 सीट। लेकिन इस बार क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो इस बार भी कुछ कमाल नहीं कर पाई है। लेकिन खासकर बीजेपी की बात करें, इसका जिक्र हमने बार बार किया था कि देखिए, बीजेपी किसी भी इलेक्शन को, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। विधानसभा या फिर राष्ट्रीय इलेक्शन हो, सब में जीत जान से बीजेपी जुटती है। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शुरुआती रुझान असदुद्दीन ओवैसी और टीआरएस दोनों में कहीं ना कहीं बेचैनी पैदा कर रहे होंगे। लेकिन अब भी आपको यह साफ कर दें कि यह शुरुआती रुझान है जिसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी बढ़त बना ली है, क्योंकि बीजेपी ने इसके पीछे पूरी ताकत लगा दी थी और हमने यह भी कहा था कि एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह भी समझिए, और हमारे साथ खास मेहमानों का इस वक्त पैनल भी जुड़ गया है, जिनसे स्थिति, जो अभी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तक जो जानकारी है, पोस्टल बैलेट्स, जी हां, सिर्फ उनकी गिनती हो पाई है। अब धीरे धीरे जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बैलेट बॉक्स खुलेगा, तब जो चुनाव के क्या नतीजे सामने आते हैं, वो रुझान क्या आते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। कृष्णा सागर राव बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभय कुमार दुबे जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले लेकिन राजकिरण हमारे साथ बने हुए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी। राजकिरण, ये बताइए, आप, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट से गिने जा रहे हैं, ये जानकारी आ रही थी, बैलेट बॉक्स खुले क्या?
हाँ, अभी बैलेट बॉक्स ने अभी नहीं खुला है। पोस्टल बैलेट में बीजेपी यहाँ पर लीड दे रही है। 74 सीट्स पर बीजेपी लीड दे रही है और 32 सीट्स पर टीआरएस और एआईएमआईएम। जो ओल्ड सिटी में खास तौर पर ये बात गौर करनी चाहिए, एआईएमआईएम का गढ़ जो ओल्ड सिटी माना जाता है, वहाँ पर भी बीजेपी वहाँ पर पोस्टल बैलेट पे लीड क्लियरली दिख रहा है। जैसा ललिता बाग एरिया हो या अकबरुद्दीन ओवैसी का इलाका चंद्रायन गुट्टा हो, वहाँ पर बीजेपी लीड पोस्टल बैलेट में लीड दिखाई दे रहा है। ये एक बात, पोस्टल बैलेट की जब बात आती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ये वोटिंग होता है। जिस तरह से हमने पहले से बात करते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टीआरएस के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, वो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि बीजेपी यहाँ पर 74 सीट्स पर लीड पे जा रही है। ठीक है, आप राजकिरण बने रहिएगा। अब शुरुआती रुझान है, अभय दुबे साहब आप ही से शुरू करती हूँ सर। ये शुरुआती रुझान, और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, जो गढ़ है उन जगहों पर भी बीजेपी, और क्या कहेंगे इन रुझानों के मुताबिक 73 सीटों पर, कहां 4 2016 में और 73 सीटों पर आगे इस वक्त नजर आ रही है। अभय दुबे, देखिए, मैं आपको सुझाव दूंगा कि अभी जो डाक से आए हुए मत हैं उनके रुझानों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करने की जरूरत है। अक्सर चुनाव में हमने देखा है, बिहार के चुनाव में देखा है, दिल्ली के चुनाव में देखा है, अभी फिर बिहार के चुनाव में हमने देखा है कि जो डाक से आए हुए मत होते हैं उनके आधार पर जब हम लोग विश्लेषण करते हैं दूसरी तस्वीर होती है। लेकिन जब वो या तो ईवीएम खुले या मतपेटियां खुलें, जब वो खुलती हैं तो वो तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाती है। मैं प्रश्न बदल देती हूँ, ठीक है, तो मैं प्रश्न बदल देती हूँ। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के परिणाम पहले से अच्छे होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उसका कारण है, पिछले दिनों तेलंगाना की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक उभार दिखाया है। उन्होंने 4 सीटें भी जीती लोकसभा की, उसके बाद एक उपचुनाव भी उन्होंने जीता और उपचुनाव उन्होंने बिल्कुल तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो आधार क्षेत्र है वहां पर उन्होंने चुनाव जीता। तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े पैमाने पर तेलंगाना की राजनीति में प्रवेश हुआ है, उसकी स्थिति मजबूत हुई है और उसने ये चुनाव बहुत गंभीरता पूर्वक लड़ा है, जम के लड़ा है। तो ये तो सब पृष्ठभूमि है। ये पृष्ठभूमि बताती है कि भाजपा के नतीजे पिछले चुनाव जैसे नहीं होंगे, भाजपा के नतीजे बहुत बेहतर होंगे। लेकिन वो कितने बेहतर होंगे, वो चुनाव जीत जाएगी, वो एमआईएम को और टीआरएस को हरा देगी, ये दूसरा मुद्दा है। जब थोड़ा सा और वोट खुलेंगे उसके बाद ये बातें पता चलेंगी। ठीक है, अभय दुबे जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता कृष्णा सागर राव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर देखिए, शुरुआती जो रुझान है, क्योंकि अभी डाक मत हैं उनकी काउंटिंग हो रही है, उसमें आप लीड लिए हुए हैं 73 सीटें, क्या कहना है आपका? सकारात्मक निर्णय जो आने वाला है, हमको बहुत ऑप्टिमिज्म है कि हम जीत जाएंगे और मेयरल पोजीशन का हमारा दावा है। अभी हैदराबाद में जो हो रहा है उसके पहले दुब्बाका बाईपोल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया, वो भी बहुत बड़ी जीत है क्योंकि तीनों असेंबली सीट के तीनों जगह है, वो सीएम केसीआर का, उसके बेटे केटीआर का और उसका जो नेव्यू है हरीश राव का था। उसके बीच में जो गढ़ के बीच में जो हमारा बाईपोल हुआ है उसमें हम बहुत बड़ा जीत हासिल किए हैं। इसी के चलते हुए, इसी एंथुसियाज्म से हमारा कार्यकर्ता काम किए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अभय दुबे जी कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, इसको जीत मत समझ लीजिएगा। हम नहीं समझ रहे, मगर मैं जो बोल रहा हूं वो ऑप्टिमिज्म है। ये जो ट्रेंड बताता है कि जब हमको ओल्ड सिटी में भी हमको मिल रहा है जो बैलेट का, जो पोस्टल बैलेट का नंबर्स मिल रहा है, वो एक ट्रेंड बताती है। क्योंकि लास्ट टाइम 2016 में जब इलेक्शन हुआ है, जो पेपर बैलेट्स का, जो पोस्टल बैलेट्स का जो आया था, उसका पूरा टीआरएस का लीड था। तो अभी तो लीड हमारा बता रहा है, तो हम समझेंगे और चाहेंगे भी कि ये लीड बरकरार रहे और हम आगे बढ़े। ठीक है, आपके विश्वास का आधार है 2016। ठीक है, सीधा रामकृपाल सिंह जी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका नजरिया जान लें, उसके बाद चेतन सिंह कांग्रेस समर्थक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी, 73 अभी जो दिखाई पड़ रहा है वो एआईएमआईएम 14, आपको ये बहुत भारी अंतर लग रहा है? क्योंकि ये लड़ाई कहीं ना कहीं, टीआरएस भले सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन एआईएमआईएम और बीजेपी आमने सामने थे। कैसे देख रहे हैं सर ये शुरुआती रुझान? अगर इसी प्रकार से, जैसा कि राव साहब कह रहे थे कि 2016 में भी यही ट्रेंड था पोस्टल बैलेट्स का।
ये फैसला क्या नतीजे आएंगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं, एक बात तो तय है कि बीजेपी जो अभी तक मानी जाती थी उत्तर भारत की, वो निश्चित रूप से दक्षिण में अप्रसार अपना कर रही है। और ये देखिए पूरी तरह से ये जो आप कहेंगे कॉर्पोरेशन की जीत है, लेकिन इस जीत के बहुत ही बड़े मायने हैं। इसका असर बंगाल पे पड़ेगा, इसका असर आने वाले समय में केरल पे पड़ेगा, इसका असर तमिलनाडु की राजनीति में पड़ेगा। तो एक तरह से अगर जैसा कोई कह रहा है कि ये गेटवे ऑफ साउथ इंडिया है बीजेपी के लिए, मैं कहूंगा सवाल इस बात का हार और जीत का नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से तेलंगाना में एक मुकाबले में है, और मुझे लगता है अपर हैंड चाहे बीजेपी अल्टीमेटली आए या वैसी की पार्टी आए या जो भी आए, लेकिन ये बात तय हो गई है कि बीजेपी दक्षिण में अब बहुत मजबूत होकर जा रही है। और जो वहां की क्षेत्रीय दल थे उनके लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि बीजेपी कभी, जैसे कांग्रेस हुआ करती थी, आपको याद कीजिए 2004 की, जिसका सोनिया जी बड़ा जिक्र करती हैं कि हमने बता दिया था, कांग्रेस को मुश्किल से 150 सीटें भी नहीं मिली थी, लेकिन क्या होता था कि एक वामपंथ की गठरी आती थी और आंध्र और तेलंगाना से मिला करके कांग्रेस को जो मदद मिलती थी उससे कांग्रेस राज करती थी। अब बीजेपी का देखिए वामपंथ तो खत्म हो चुका है करीब करीब, और जिस तरह से बीजेपी साउथ में दस्तक दे रही है, मैं समझता हूं कि यह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी जो बहुत बड़ी बात सर आपने यहाँ पर कही है रामकृपाल जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं कांग्रेस समर्थक चेतन जी का रुख करना चाहूंगी क्योंकि उनसे सवाल पूछना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर क्या हुआ 2016 में जो स्थिति थी वो 2020 में भी नजर आ रही है, क्यों कुछ नहीं बदला है कांग्रेस के लिए, क्या वजह रही, कहां कमी रह जाती है? देखिए अभी 2016 और अभी जो 20 में चल रहा है, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा इस बारे में कोई आंकलन करना। अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उनको आने दीजिए, अभी दोपहर तक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस एक पर है दूसरी बात देखिए, शुरुआती रुझान में एक पर है, बीजेपी 73 है, AIMIM 14, TRS 32, कांग्रेस 1। देखिए अफसोस की बात तो यही है, जैसे अभी रामकृपाल जी ने भी कहा कि देखिए इस समय कोरोना काल में उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये पार्टी 2014 के बाद चुनावी मोड से बाहर ही नहीं आ पाई। ये अब तक चुनावी मोड में ही चल रहे हैं 2014 से। देखिए हमारे देश में हर 2.5 महीने के अंदर किसी राज्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनाव होता रहता है, तो इनका काम कोरोना में काम देख लीजिए ना, रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, क्या कुछ काम हुआ है? इतनी अफसोस की बात है कि 1 करोड़ के करीब मामले जा चुके हैं। सर सवाल आपसे ये है, हम बाद में विश्लेषण कर लेंगे बीजेपी क्या कर रही है। सवाल आपसे ये है, आप ये जो 1 सीट पिछली बार 2 और अभी तो 1 पर दिखाई पड़ रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी है आप, ये मत भूलिए, और सीधा आपकी फाइट बीजेपी से है, और इसलिए वो 73 और आप 1, ये सवाल आपसे वाजिब उठता है। इसका जवाब जो आपके समर्थक हैं, आपके वोटर्स हैं, उनको आप क्या देना चाहते हैं यहाँ से? देखिए जनता वहां की जागरूक है, तेलंगाना की जनता जागरूक है, उनको समझ आता है। और आप देखिएगा अभी 11-12 बजे के बाद बहुत ही अलग पिक्चर आएगी आपके सामने, आंकड़ों की अलग ही एक आपके सामने तस्वीर होगी। अभी देखिए यहाँ पर समझने की जो बात है कि तेलंगाना में जिस तरह से एक हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें करी गई, इस तरह की वहां पर प्रोपेगेंडा फैलाए गए, एक भगवा रंग रंगने वाली जो चीज करी गई, देखिए इस तरह की चीजें लोकतंत्र में शोभा नहीं देती। हमारा लोकतंत्र में क्या उद्देश्य होना चाहिए? लोगों की, जनता की सेवा करना। स्पेसिफिकली जब एक कोरोना काल होता है, इसमें कुछ राजनीतिक चीजें ना होके लोगों की जान बचाना। अब देखिए एक देश जो कृषि प्रधान देश है उसकी हालत क्या हो रही है? अमेरिका में 2% किसान है बस। क्या हमारे देश में भी इसी तरह का माहौल बनाना चाहते हैं? सर आपको याद है राजशेखर रेड्डी, या आप भूल बैठे हैं? आप जो बातें कह रहे हैं राजशेखर रेड्डी आपको याद है? वो गए और कांग्रेस का डब्बा गोल। नहीं देखिए सबसे पहली बात है, अभी थोड़ी सी जो अभी स्थिति है और जो समस्याएं हैं उसके अभी अनुकूल कांग्रेस पार्टी नहीं नजर आ रही है तेलंगाना में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या समस्या लेकिन स्थिति पिछली बार के चुनाव से ज्यादा मजबूत होगी।
पिछली बार के चुनाव से ज्यादा इस बार स्थिति मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेतृत्व की कमजोरी क्योंकि है, जनता समझ नेतृत्व चुकी की है। कमजोरी है। बिहार में भी नहीं, देखिए बिहार में भी आपने देखा कि किस तरह की रैलियों में किस तरह की भीड़ आई, क्या हुआ, लेकिन बाद में नतीजे क्या है, ये बड़ी अफसोस की बात थी। जनता किसकी रैलियों में थी, जनता लेकिन किसके चेतन साथ थी, जनता किसके समर्थन में थी, अगर आपने लेकिन नतीजे पिक्चर कुछ और देखी आए। होगी हैदराबाद की, उधर से बीजेपी के टॉप लीडर, जी हाँ, अमित शाह मैदान में उतरते हैं, जेपी नड्डा मैदान में उतरते हैं, योगी आदित्यनाथ कमान संभालते हैं, लेकिन राहुल गांधी नजर नहीं आते सर। देखिए सबसे पहली बात है, राहुल गांधी जी एक राज्य में एक एमपी है बस, आप उनको ये मान लीजिए आज के समय में। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने जिस तरह से मेहनत करी है उसका रंग नजर आएगा। ठीक है मैं सर, आपको मीठा दोबारा कह रहा हूं, मीठा रंग जरूर कड़वा नजर कड़वा आएगा। थू थू, वो समझ आ रहा है आपकी बातों से। लेकिन जो आप कह रहे हैं अभय जी, ये नेतृत्व की बहुत भारी कमी जो कह रही है कांग्रेस, उसे आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन, जब एक और आगे क्या होगा ये पता नहीं। कांग्रेस के मित्रों को याद रखना चाहिए कि 1977 में जब पूरे उत्तर भारत में और देश के दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी इलाके में कांग्रेस का सफाया हो गया था, उस वक्त कांग्रेस को दक्षिण भारत ने बहुत बड़ा समर्थन दिया था। दक्षिण भारत में कांग्रेस ही चारों तरफ जीती थी और देश दो हिस्सों में बंट गया था, दक्षिण बनाम अन्य हो गया था पूरा। और कांग्रेस को जो भी कांग्रेस में जो भी प्राणवायु उस वक्त मिली थी वो दक्षिण भारत से मिली थी। लेकिन आज उस परिस्थिति में तब्दीली आई। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में कई राज्यों में। अभय जी, बहुत माफी के साथ सर मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगी और आपका पूरा जवाब हम सुनेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन हैदराबाद के रिजल्ट जिस तरीके से आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। इस पर न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।